नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर नूतन टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बिहार सरकार में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पे कार्यरत हूं और मेरा सिलेक्शन जो है बीएसएससी सीजीएल 3 के माध्यम से हुआ था और बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आ चुकी है और अगले 4-5 महीने में उसका एग्ज़ाम भी होना है। तो इसी क्रम में जो है हम लोग जो एक इनिशिएटिव शुरू किए हैं कि हर एक कॉर्नर को टच करते हुए आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए। तो उसी क्रम में हमने एक पेड ग्रुप भी शुरू किया है टेलीग्राम पे और उस पे टेस्ट वगैरह लगातार चल रहे हैं, लगातार नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और तो इससे संबंधित जानकारियाँ तो मैंने कई वीडियो में दिया है। और चलिए आज के नोट्स को जो है डिफ़ाइन करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। तो ये जो टॉपिक हमने लिया है ये दृष्टि क्विक बुक से लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नवीन स्वायत्त राज्य, तो जब भी इसकी बात आती है तो जो मुग़ल साम्राज्य का जैसे जैसे पतन हो रहा था और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि कई क्षेत्रीय राज्य वहाँ पे उभर करके आते हैं। जो क्षेत्रीय राज्यों में जो सूबेदार हुआ करते थे या फिर जो वहाँ के शासक होते थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता जो है घोषित कर दी थी, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग कई सारे राज्यों को देखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे हैदराबाद। जो हैदराबाद का जो जिक्र आता है, तो हैदराबाद की जो स्थापना किया था, हैदराबाद राज्य जो मुग़ल साम्राज्य से अलग होकर के जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उसमें जो एक नाम आता है वो आता है निज़ाम उल मुल्क की। इनका जो नाम था वो चिनकिलीज खां था और इनको जो निज़ाम उल मुल्क की जो उपाधि दी गई थी वो आपको यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक से देखिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है एक सेकेंड, हाँ, निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। इनका नाम चिनकिलीज खां था मूल नाम, और निज़ाम उल मुल्क की उपाधि इन्हें मोहम्मद शाह ने दिया था, ठीक है। तो चलिए, ये किस गुट से थे? चूँकि उस समय मुग़ल साम्राज्य में कई सारे गुट एक्टिव थे, तो ये तुरानी गुट से संबंध रखते थे। सैयद बंधुओं के पतन में इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और मुग़ल सत्ता में इनको 7000 के जात का दर्जा प्राप्त था। ध्यान दीजिएगा, 7000 का जो मनसब था वो इनको मिला था। मोहम्मद शाह के द्वारा जो है इनको दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे जो है एक शकर खेरा या फिर शुकर खेरा का युद्ध कहते हैं, कहीं कहीं आपको शंकर खेरा भी मिलता है। तो वो जो युद्ध हुआ 1724 में हुआ था, निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज़ खां के विरुद्ध जो है इनकी लड़ाई हुई थी और उसमें जो है इनको जो है विजय मिलता है निज़ाम उल मुल्क को, और ये दक्कन के वायसराय के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और आसफ़ जाह की उपाधि भी इनको दी जाती है। तो इनको निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, इनके यहाँ जो है एक हिंदू थे दीवान, उनका नाम पूरन चंद था। और बात करें दक्कन में जागीरदारी प्रथा इन्होंने शुरू किया था। जागीरदारी प्रथा से मतलब है कि जो उन्होंने किसी जैसे कोई राजस्व वसूलता है तो उसके लिए उन्होंने एक उनको अलग से जागीर दे दिया था कि इस पे आप खेती कीजिए। इसके एवज में जो है मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको कुछ जागीर का एक भाग दे दिया जाता था, भूभाग दे दिया जाता था सैलरी के बदले, ठीक है। तो चलिए अब आगे नोट देखते हैं क्या है नोट में जी। 1748 में निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद में आंतरिक संघर्ष शुरू हो गए। ध्यान दीजिएगा, निज़ाम उल मुल्क की जैसे ही मृत्यु होती है, हैदराबाद जो है आंतरिक संघर्ष का शिकार हो जाता है। कर्नाटक के मुद्दे पर अंग्रेज व फ्रेंच की कूटनीति का शिकार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि कर्नाटक जो है पहले हैदराबाद का ही पार्ट हुआ करता था और वहाँ पे जो है
नायब सूबेदार थे और फिर वो अलग हो गए हैदराबाद से। और हुआ यूँ कि हैदराबाद में जैसे निज़ामुल मुल्क की मृत्यु होती है, आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी एक ओवरव्यू के तौर पे देखेंगे कि चूँकि यहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होने लगता है, और ऐसे केस में क्या होता है कि हैदराबाद अपने में ही टूटने लगता है। मतलब टूटने का सेंस ये है कि जो यहाँ के उत्तराधिकारी थे वो आपस में जो है लड़ाई करने लगते हैं कि ये राज्य मेरा होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों जो है इसमें हस्तक्षेप करते हैं, कर्नाटक में भी और हैदराबाद में भी। और फिर वहाँ पे हमें कर्नाटक का युद्ध देखने के लिए मिलता है, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था आपको 1746 में, वहीं दूसरे युद्ध की बात करें तो 49 से 54, और तीसरे युद्ध की बात करें तो हमें 1758 से 63 तक मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं। हैदराबाद के निज़ाम के अंतर्गत दक्कन का एक सूबा था कर्नाटक। ठीक है, एक्चुअली इसको इंग्लिश में कर्नाटिक बोला जाता था उस समय। और ऐसा मत समझिएगा कि जो वर्तमान में जो कर्नाटक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्तमान में जो कर्नाटक है वो ये वाला रीजन है, और जो जिस कर्नाटक को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो जो है इस तरफ था। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद राज्य अगर इस ऐसे है तो इसी से तटीय क्षेत्र में, ठीक है, इस तरह से कर्नाटक फैला हुआ था, कर्नाटिक था वो। ठीक है, उसी को कर्नाटक हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, तो नायब सूबेदार होता था यहाँ कर्नाटक में, कर्नाटक का नवाब कहा जाने लगा जब स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र राज्य जो है ये सादतुल्ला खां के अंतर्गत स्वतंत्र हुआ था कर्नाटक, और इसकी राजधानी जो है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो अर्काट थी। और उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो है संघर्ष हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच की कूटनीति का शिकार हो गए, और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अंततः नवाब मोहम्मद अली को गद्दी से हटा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों सारे फैक्ट्स को। अभी तो एक ओवरव्यू के टाइप पे है इस चैप्टर में, लेकिन आगे जब हम लोग अंग्रेज़ों की भारत विजय को देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने हूबहू पेश की जाएगी। चलिए, तो इसी क्रम में जो एक सूबा है बंगाल, जो मुग़ल साम्राज्य का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, वो जो है उसको मुर्शिद कुली खां के द्वारा आज़ाद करा लिया गया। आज़ाद क्या मतलब, एक स्वायत्तता को जो है ये कर लिया गया। और मुर्शिद कुली खां की बात करें तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव का श्रेय इन्हें दिया जाता है। 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान इन्हें नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो दीवान शब्द है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक होता था दीवान, एक होता था सूबेदार। तो दीवान का काम होता है वित्तीय मामले, ठीक है, और सूबेदार का काम होता है प्रशासनिक मामले। ठीक है, तो दीवान में दीवानी न्याय भी आता है, पैसे या राजस्व से या कर से संबंधित जो भी न्यायिक मामले आएंगे वो भी दीवान के ही अंतर्गत होते हैं। ठीक है, बाकी सूबेदार के अंतर्गत जो फौजदारी मामले आते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सूबेदार के अंतर्गत, और जो प्रशासनिक क्षेत्र की जो भी चीज़ें रहेंगी वो सूबेदार के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जब इनको दीवान नियुक्त किया गया 1700 में, तो सूबेदार उस समय अजीमुशान थे, और ये अक्सर दिल्ली में ही रहा करते थे, तो इनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा बंगाल को स्वतंत्र कराने के लिए। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त कर दिया गया मुर्शिद कुली खां को 1717 में। और इनके समय 3 विद्रोह हुए, ध्यान दीजिए। पहला जो विद्रोह हुआ वो सीताराम राय के द्वारा, ठीक है, उदय नारायण तथा गुलाम मोहम्मद, तीनों जमींदारों ने जो है विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह था सुजात खां का, और तीसरा था नजात खां का। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब आगे राजधानी जो है पहले ढाका थी, बंगाल की राजधानी पहले ढाका हुआ करती थी, लेकिन जो मुर्शिद कुली खां हैं उन्होंने एक शहर बसाया मुर्शिदाबाद, और उसको जो है इन्होंने राजधानी बना लिया। राजस्व सुधार की बात करें तो बड़ा हिस्सा खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, इजारेदारी व्यवस्था को लाया, और तकावी ऋण की व्यवस्था की। ध्यान देंगे, ये तीनों टर्म से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा।
खालसा भूमि की बात करें तो वैसे भूमि जिसको सरकारी भूमि के रूप में जाना जाए, ठीक है, जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हो, उसको क्या कहेंगे? खालसा भूमि। और इजारेदारी व्यवस्था की बात करें तो पहले जो भू राजस्व था वो जो है वसूलने के लिए, जैसे बताया कि पहले जो है जागीरदारी व्यवस्था थी, तो एक जागीर का भाग दे दिया जाता था जो कर वसूलते थे उनको। तो यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक जो है ठेके पे, मतलब कि एक राशि तय कर दी गई कि आप जो है राजस्व वसूलिए, वसूल करके हमको दीजिए। उसका एक भाग जो है वो निश्चित कर दिया जाता था, वो जो है आपको दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था कहा गया। और अगर आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसके लिए ठेके पर भू राजस्व की वसूली, ठीक है। जैसे आज जैसे होता है किसी चीज़ का टेंडर हुआ तो वही टेंडर टाइप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब तकावी ऋण की बात करते हैं। तकावी ऋण की बात करें तो जैसे कोई किसान अगर भू राजस्व जो है नहीं दे पाया सरकार को, ठीक है, तो इसके लिए किसान को एक तकावी ऋण दिया जाता था, एक कर्ज दिया जाता था, और उस कर्ज के सहारे ये पे करते थे भू राजस्व, और उसको आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये कर्ज को चुकाते थे। इससे क्या हुआ फ़ायदा कि राजस्व जो है राजस्व में वृद्धि हुई, और लोगों के कल्याण की भी बात आई कि राजस्व पे ना करने के बाद पहले तो ज़मीनें छीन ली जाती थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तकावी ऋण के जरिए जो है उनको उनकी समस्याओं का समाधान किया जाने लगा। अब आगे देखें शुजाउद्दीन। तो जब मुर्शिद कुली खां का निधन होता है 1727 में, तो उसके बाद शुजाउद्दीन आते हैं जो कि इनका दामाद भी था। आगे देखते हैं तो सरफराज खान जो कि 1739 से 40 में रहे, और अलीवर्दी खां जो हैं, अलीवर्दी खां से एक युद्ध होता है सरफराज खां का, और गिरिया का युद्ध बोलते हैं, 1740 में हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। गिरिया का युद्ध होता है, अलीवर्दी खां इसमें जीत जाते हैं, और अलीवर्दी खां जो है शासक नियुक्त होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मराठों के लगातार हमले से परेशान हो गए थे अलीवर्दी खां, और राघोजी भोंसले को जो है चौथ के रूप में उड़ीसा का एक बड़ा भाग इन्होंने दिया 1751 ईस्वी में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है। अंग्रेज़ों को कलकत्ता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर, ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा सा समझिए। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को जो है 18वीं सदी के शुरुआती दिनों में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को अपना गढ़ बनाया था व्यापार के लिए, व्यापारिक केंद्र के रूप में। तो जो यूरोपीय कंपनियों की जो ये रही थी कि जहाँ भी वो गए तो किलेबंदी करने लगे फैक्ट्रियों की, तो किले के अंदर जो है वे असला बारूद रखते थे ताकि कोई भी युद्ध हो तो वो उसमें एक मजबूत स्थिति में आ सके। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए अलीवर्दी खां की बात करें तो उन्होंने अंग्रेज़ों को कलकत्ता में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी, और वहीं चंद्रनगर में जो कि फ्रांसीसियों का एक तरह से कह सकते हैं, फ्रांसीसी वहाँ पे मजबूत स्थिति में थे, तो फ्रांसीसियों को जो है चंद्रनगर में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी गई थी। और अलीवर्दी खां का एक कथन है कि यूरोपियों को अगर मतलब यूरोपियों की तुलना उन्होंने मधुमक्खी से किया था, स्पेशली अंग्रेज़ों की, कि अगर हम उनको छेड़ते हैं तो वो हमें काट कर खा जाएंगी, काट कर मार डालेंगी, और अगर उन्हें नहीं छेड़ा जाए तो फिर वो शहद देंगी, ठीक है। तो इस तरह के कथन हैं, वो आपको किताबों में भी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे मामूली तौर पे इसको लिख दिया है। बात करें सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला जो है इनके परिवार के ही थे, इनके नाती लगते थे, दौहित्र बोलते हैं उसको। और सिराजुद्दौला जो है 1756 ईस्वी में ये अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है शासक बनता है, और उस समय अंग्रेज़ों से इनका क्लैश होता है। ब्लैक होल की घटना होती है 1756 में, और अंग्रेज़ अधिकारी हॉलवेल के द्वारा जो है इसका उल्लेख किया जाता है कि 146 लोग थे, 10x10 का कमरा था, और उसमें से काफ़ी सारे लोग का निधन हो गया। तो ये जो भी चीज़ें हैं, बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लासी का युद्ध, इसके बारे में आगे भी बढ़ेंगे।
डिटेल में। पलासी का युद्ध होता है, अंग्रेज़ी सेना और सिराज की सेना लड़ती है। उसी में देखते हैं कि मीर जाफ़र जो है वहाँ पे विश्वासघात करता है, जिसके वजह से सिराज की हार हो जाती है। और यहाँ जो है सिराजुद्दौला को फिर जो है मीर जाफ़र के बेटे के कहने पे, मीरन के कहने पे जो है सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। मीर जाफ़र जैसे ही 1757 में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है पलासी के युद्ध में, और फिर उसके बाद मीर जाफ़र को जो है गद्दी प्राप्त होती है। और मीर जाफ़र की बात करें तो इसे क्लाइव के गीदड़ की संज्ञा दी है इतिहासकारों ने। ठीक है, तो क्लाइव मीर जाफ़र का कार्यकाल देखें तो 1757 से 60, और फिर उसके बाद मीर कासिम आ जाते हैं। चूँकि मीर कासिम जो है फिर 1763 में उसे हटा दिया जाता है शासक के तौर पे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे एक्शन लिए जो कि अंग्रेज़ों को ठीक नहीं लगा। और 1763 से 65 तक जो है फिर से मीर जाफ़र गद्दी पे रहे। मीर कासिम की बात करें तो हाँ, और जो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब था। अब मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम जो है 1760 से 63 के बीच मीर कासिम जो है शासक बनते हैं। किन्हीं का ये भी सवाल होगा कि मीर जाफ़र 1757 से 60 तक रहे, उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, फिर भी शासक को क्यों बदल दिया गया। तो इसलिए बदल दिया गया क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, और मीर जाफ़र अंततः पूर्ण करने में असफल रहा। तो इसीलिए जो है मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को शासक बनाया जाता है, क्योंकि मीर कासिम जो है काफ़ी सारे वादे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें मीर कासिम की, तो जैसे ही इन्होंने, मैं यहाँ पे मीर जाफ़र से दूरगामी सोच का व्यक्ति मानूंगा मीर कासिम को, क्योंकि उन्होंने जल्द ही अंग्रेज़ों की चाल को समझा और मुर्शिदाबाद से राजधानी को बदलते हुए मुंगेर में स्थानांतरित कर लिया। मुंगेर में जो है उन्होंने अपनी सेना को संगठित करने के लिए, या कह लीजिए कि पुनर्गठित करने के लिए, इन्होंने तोप व बंदूक कारखाने बनाए। सेना का पुनर्गठन जो है यूरोपीय आधार पर कराया। ठीक है, यहाँ बात करें तो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। युद्ध जो है अंग्रेज़ वर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों की जो है संयुक्त सेना इस युद्ध में भाग लेती है। लेकिन यहाँ पे यूँ कहें कि एक तर्क तो यह भी दिया जा सकता है कि 1757 की जो पलासी की लड़ाई हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों के पास एक कामधेनु गाय के तौर पे बंगाल मिल गया, और उसका इन्होंने पिछले कई वर्षों में, करीब 7 वर्षों में इतना अधिक दोहन किया कि इनको एक अच्छी खासी रकम मिली, और जिसके बल पे इन्होंने दक्षिण भारत में भी युद्ध जीते। फिर उसके बाद जो है आपको बक्सर का युद्ध मिलता है, इसमें भी इनकी काफ़ी अच्छी ये रही कि इन्होंने तीनों राज्यों की जो है, मतलब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित कर दिया। तो ये काफ़ी एक इनकी जो है काफ़ी ये रही, और इसमें इनको जो है जीत मिली। हेक्टर मुनरो जो है इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में भाग लिए, युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस कथन को ज़रूर याद रखिएगा कि 1757 की जो लड़ाई थी पलासी की, वो एक विश्वासघात के तौर पर तो जीत लिया गया था, लेकिन इनकी जो सैनिक श्रेष्ठता है उसको बक्सर के युद्ध के द्वारा ही साबित की गई। चलिए, तो बक्सर के युद्ध के बाद जो एक संधि होती है वो बहुत ही अहम संधि है। ठीक है, देखिए कि अंग्रेज़ों को कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है ये। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो 2 संधियाँ हमें मिलती है, पहली और दूसरी। पहली जो संधि है वो 12 अगस्त 1765, ध्यान दीजिएगा, डेट भी पूछा गया है एग्जाम में दोनों संधि का। क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और देखते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है कि आप जो है राजस्व वसूल कीजिए। ठीक है,
करा और इलाहाबाद के क्षेत्र जो है शाह आलम द्वितीय को मिलते हैं। नजमुद्दौला बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो एक तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इनको दीवानी मिल गई, मतलब राजस्व पे फुल कंट्रोल मिल गया इनको। करा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है उसको एक बफर स्टेट के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्लाइव की बात करें तो शुजाउद्दौला जो है अवध के नवाब थे और इनके बीच जो है 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। इसे इलाहाबाद की दूसरी संधि भी कहते हैं। नवाब के खर्च पर अवध में कंपनी की सेना, कंपनी को अवध में व्यापार की मुक्त व्यापार की छूट, इसको थोड़ा सा समझेंगे। क्लाइव की बात करें तो ये इसके आने के बाद से अंग्रेज़ काफ़ी सारे युद्ध जीते, चाहे हम फ्रांसीसी युद्ध यानी कर्नाटक युद्ध की बात कर लें, या फिर 1757 के पलासी की लड़ाई की बात कर लें, या फिर 1764 की जो है बक्सर के युद्ध की बात कर लें, तो क्लाइव काफ़ी कुशल माना गया। और इन्होंने जो एक सबसे बेहतर कदम उठाया, देखिए डुप्ले के बाद जो इन्होंने एक कदम उठाया कि नवाब के खर्च पर अवध में कंपनी की सेना, तो एक तो इन्होंने सहायता के तौर पे बोला कि आपकी हम रक्षा करेंगे, इसके लिए जो है आपके अवध में मेरे सैनिक रहेंगे, एक सैन्य टुकड़ी रहेगी हमारी, और उसका जो खर्च होगा वो आपको उठाना है। और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की खुली छूट। तो इससे क्या हुआ, कर मुक्त व्यापार तो चलिए एक व्यापारिक दृष्टिकोण यहाँ दिखता है कि अधिक मुनाफा के लिए किया गया, लेकिन जो कंपनी जो अपनी एक सैन्य टुकड़ी को अवध में स्थापित कर दी, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अवध के जो शासक हैं उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखा जा सके। ठीक है, तो इसीलिए चलिए अब इजारेदारी प्रथा को देखें क्या है। ठेके पर राजस्व वसूल करना, वो तो हम लोग देख ही लिए थे ऊपर। चलिए अब आगे देखते हैं अवध के बारे में। चलिए दोस्तों अवध के बारे में देखते हैं। ठीक है, अवध राज्य का संस्थापक जो है सादत खां बुरहान उल मुल्क को जो है बुरहान उल मुल्क ने अवध राज्य की स्थापना करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत, और 1722 में जो है अवध का सूबेदार नियुक्त होते हैं। ठीक है, और ये ईरानी गुट से, ध्यान दीजिएगा, जो निजामुल मुल्क आसफ जाह थे वो क्या थे, तुरानी गुट से, और सादत खां बुरहानुल मुल्क की बात करें तो ईरानी गुट से। ठीक है, इनको बुरहानुल मुल्क की जो उपाधि मिली है वो मिली है मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण होता है, और उस समय की काफ़ी प्रचलित कहानियाँ भी हैं, हम लोग कहानी में नहीं फंसेंगे, और उसी समय इनकी मृत्यु होती है सादत खां की। और बात करें अवध की तो इनकी मृत्यु के उपरांत सफदरजंग जो है शासक बनते हैं। 1739 से 54 तक का इनका कार्यकाल है, और वजीर का पद इनको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अवध के नवाब तो ये थे ही, बाकी इनको वजीर का भी पद दिया जाता है मुग़ल दरबार में, और नवाब वजीर कहे जाने लगे। ठीक है, शुजाउद्दौला की बात करें तो अभी हमने देखा ही बक्सर का युद्ध, शाह आलम द्वितीय को इन्होंने शरण दिया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और ध्यान देना है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा और अहमद शाह अब्दाली भी रहे थे, और वहीं पे शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। नोट, लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा जो है आसफुद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, जिनको आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाया गया और उसका विलय कर लिया गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे। मैसूर, स्वतंत्र राज्य मैसूर का संस्थापक जो है हैदर अली को माना जाता है। हैदर अली ने जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मैसूर में। हैदर अली 1755 में, हैदर अली के बारे में एक बात मैं बता दूं कि उन्होंने जो अपना करियर का शुरुआत किया है वो मामूली एक मामूली कांस्टेबल कह लीजिए, सैनिक के तौर पे उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और वो जो है आगे चल के मैसूर के शासक बनते हैं। ठीक है, तो 1755 में इन्होंने डिंडीगुल एक जगह है मैसूर में, वहाँ पे जो है इन्होंने शस्त्रागार की स्थापना की फ्रांसीसियों की मदद से, और
टीपू सुल्तान जो है उनका उत्तराधिकारी हुआ। केरल की बात करें तो केरल मुख्यतः 4 राज्य में विभाजित था, 4 राज्य थे वहाँ पे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। ध्यान दीजिएगा। त्रावणकोर की बात करें तो मार्तंड वर्मा वहाँ के एक बहुत ही चर्चित शासक हुए। उन्होंने डचों पर विजय प्राप्त किया था। इनकी राजधानी त्रिवेंद्रम थी, जिसमें या फिर तिरुवनंतपुरम कह लीजिए। कवि कुंचन नंबियार इसी काल के थे और वहाँ पे वहीं से बिलोंग करते थे। अब देखें, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह ने किया है। जाटों का अफलातून या प्लेटो सूरजमल को कहा गया है। भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण जो है वो सूरजमल ने करवाया था। ठीक है।